हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको प्रोबेबिलिटी लेके आए। प्रोबेबिलिटी के इतने सारे लेक्चर, मतलब इतने सारे वीडियो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमने ये बताया था कि जो हमारे वीडियोज हैं, ये लेक्चर है, ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, ये आपको सिखाने के लिए, क्योंकि हमने 100% आना है कि अब आपको मैथ सिखाना है, मैथ का डर भगाना है। देखिए, तो आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बताएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं, जिनको देख करके बच्चे छोड़ देते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद बेस थ्योरम के क्वेश्चन बताएंगे। तो 3 लगातार क्वेश्चन आपको हम बताएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। और अगर आप हमारे लगातार वीडियोज़ देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी के लगातार कंटिन्यू, तो आपको सारी प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी और आपको लग रहा हो कि नहीं मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर दिए, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करिए। कमेंट्स करने से पता चलता है कि नहीं आप लोग देखते हैं, तो वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है। तो अभी आपको लगातार 3 क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके बाद बेस थ्योरम के क्वेश्चन मिलेंगे। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये क्वेश्चन है, ये किसके हैं? लाभ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखिए, इतने आप किसी बुक से पढ़ेंगे जैसे, तो आपको इतने सारे वीडियोज, शायद इतने सारे जितना हमने आपको पढ़ा दिया, ये आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। बहुत हमने लेंदी पढ़ा दिया है, इसलिए बहुत सारे वीडियोज बन रहे हैं। तो जितने वीडियोज बने आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप भी देखिए, क्या करिए कि फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, कुछ बनने के लिए, फ्यूचर में कुछ हासिल करने के लिए बनिए, पढ़िए। मतलब माँ बाप के सपने होते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल करके फ्यूचर में कुछ टारगेट को अचीव करेगा, कुछ अच्छा बनेगा, इसलिए पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़िए, थोड़ा मत पढ़िए। थोड़ा अगर पढ़ाना होता तो अब तक प्रोबेबिलिटी जाने कब समाप्त हो गई होती। देखिए, फिलहाल क्वेश्चन में आ जाते हैं। और देखिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि मैथ का आगे जो फ्यूचर है, आप आगे जब मैथ पढ़ेंगे इंटर के बाद, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए अभी से आप थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ मूव कर लीजिए, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड सभी पढ़ें। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। हमने आपको पहले बता दिया क्या है ये सब, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अभी आपको 2 क्वेश्चन इसके बाद और बताएंगे, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए, कहा गया ए बॉक्स हैज 5 ब्लू, एक बॉक्स है। क्वेश्चन ऐसे सुन करके बच्चे छोड़ देते हैं। 5 ब्लू है और 4 रेड बॉल्स हैं। इसमें से बॉक्स में जो है वो 5 ब्लू बॉल्स हैं और जो 4 है वो कैसी बॉल्स हैं? रेड बॉल्स हैं। कहा गया ए बॉक्स हैज 5 ब्लू एंड 4 रेड बॉल्स। बॉक्स में जो 5 गेंदें हैं वो ब्लू कलर की हैं, नीली हैं, और 4 रेड कलर की। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। देखिए, यहाँ पर एक ही बॉक्स है। एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादातर बच्चे लगा नहीं पाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारे जो वीडियोज आप देखेंगे तो उसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के भी मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिलेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आर.डी. शर्मा, एम.एल. अग्रवाल के अच्छी बुक्स के सब क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप देखिए जरूर गौर से। तो कहा गया 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इनमें से कोई एक बॉल निकाली जाती है। अब देखिए, तो पहली इवेंट्स क्या हो गई? 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली जाती है। तो वो बॉल ब्लू भी हो सकती है, बॉल रेड भी हो सकती है। अच्छा, एक ही बॉक्स है, यहाँ पर 2 बॉक्स नहीं है। उसी बॉक्स में 5 जो गेंदें हैं वो ब्लू कलर की हैं और 4 गेंदें किस कलर की हैं? रेड कलर की हैं। फिर बोला गया 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उनमें से कोई एक बॉल ड्रा की जाती है। एंड नॉट रिप्लेस्ड, वापस नहीं रखा जाता है, वापस नहीं रखा जाता है। तो एक बॉल ड्रा की जाती है ना, उसको वापस नहीं रखा जाता है। तो इवन लेट कर लो कि जो बॉल ड्रा की गई है वो ब्लू कलर की है, E2 सपोज कर लो कि जो बॉल ड्रा की गई वो रेड कलर की है। लेट कर लिया जाए, देखिए लेट, इवन एक इवेंट मान ली जाए, बॉल इज ब्लू कलर, मतलब बॉल ड्राइंग जो ड्रॉन की गई है, बॉल ड्रॉन इज ब्लू कलर। जो बॉल ड्रा की गई सपोज कर लो ब्लू कलर की है, किस कलर की है? E2 को सपोज कर लीजिए कि बॉल ड्रॉन, जो बॉल ड्रा की गई है इज रेड कलर।
बाल जो ड्रा की गई है वो सपोज कर लो ब्लू कलर की है, बाल जो ड्रा की गई वो सपोज कर लो किस कलर की है, रेड कलर की है। इवन सपोज कर ले, क्योंकि देखो वन बाल इज ड्रान एट रैंडम एंड नॉट रिप्लेस्ड। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो बाल ड्रा कर ली गई उसको रिप्लेस नहीं किया गया। रिप्लेस का मतलब फिर उसको बॉक्स में वापस नहीं किया गया। जो बाल ड्रा कर ली गई उसको रिप्लेस नहीं किया गया, उसको वापस नहीं किया गया। तो वो बाल किस कलर की हो सकती है? जब एक ही बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 ब्लू कलर की बाल है और 4 जो है रेड कलर की बाल है। तो बाल ड्रान इज ब्लू कलर, जो बाल एक ड्रा की गई है, एक ही बाल तो ड्रा की गई, वन बाल इज ड्रान, जो एक बाल ड्रा की गई है वो ब्लू कलर की हो सकती है। तो ब्लू कलर की बाल निकालने का मतलब नीली गेंद निकालने की जो घटना है उसको हमने E1 मान लिया। बाल ड्रान इज रेड कलर, लाल कलर की गेंद निकालने की जो घटना है, लाल कलर की गेंद निकालने की जो घटना उसको हमने E2 मान लिया। इसके बाद ये जो गेंद निकाली गई है इसको रिप्लेस नहीं किया गया। रिप्लेस का मतलब बॉक्स में वापस नहीं किया गया। अच्छा बताइए, जब बॉक्स में वापस नहीं किया गया तो अब बॉक्स में एक गेंद क्या हो गई? शॉर्ट हो गई, कम हो गई। टोटल कितनी गेंदें? 5 और 4 कितनी? 9 गेंदें, 9 बाल्स हैं। अब 9 में से जब एक आपने ड्रा कर लिया और उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो, रिप्लेस मतलब वापस नहीं कर रहे। अच्छा, वो जो एक बाल आप ड्रा कर रहे हो वो ब्लू कलर की हो सकती है और रेड कलर की हो सकती है। तो ब्लू कलर की बाल ड्रा करने की घटना जो है, इवेंट, उसको हमने क्या सपोज कर लिया? E1। और वो बाल रेड कलर की भी हो सकती, तो रेड कलर की बाल ड्रा करने को हम लोग क्या सपोज कर लिया? E2। अब उस बाल को हम लोग रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। रिप्लेस का मतलब उसको वापस नहीं रख रहे हैं। देन अनदर बाल इज ड्रान, इसके बाद फिर दूसरी बाल ड्रा की जाती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बाल बीइंग ब्लू? तो जो दूसरी वाली बाल निकाली जाती है उसके ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी, जो दूसरी वाली बाल ड्रा की जाती है उसको ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने आप इसके 2-3 लेक्चर पहले आपको बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप कैसे पहचानेंगे नहीं कि ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से ही लगेगा, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से लगेगा। तो हमने कहा था कि जब प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसमें से एक डाउट बना रहता है, एक संदेह बना रहता है। सबसे बड़ी चीज़ यही पहचाने की ट्रिक है, समझो। हमने कहा था अगर आपको लगे कि प्रोबेबिलिटी जब पूछी गई, प्रोबेबिलिटी लास्ट में जो फाइंड आउट करनी है उसमें सारी चीज़ क्लियर ना हो, आपको लगे कि नहीं इसमें कुछ छुपा के रखा गया, कोई डाउट बचा के रखा गया है, तो आप समझ जाओ कि क्वेश्चन किसका है? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का है। और जब आपको लगे कि नहीं यहाँ सारे डाउट क्लियर कर दिए गए, कोई संदेह नहीं है, जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई उसमें कोई डाउट नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तब हमने आपको बताया था, ये 2 वीडियोज पहले यही चीज़ बताई थी। आपको जब लगे कि नहीं कोई डाउट है, क्वेश्चन में लगे कि प्रोबेबिलिटी तो पूछ ली गई लेकिन एक डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आपको लगे कि जब डाउट है तो क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का होगा, मतलब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का होगा। और जब आपको लगे कि नहीं इसमें कोई डाउट बचा करके ही नहीं रखा गया, यहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई, सारी चीज़ें ओपन हो गई, तो क्वेश्चन हो जाता है बेस थ्योरम का, बेस प्रमेय का। यहाँ पर देखिए एक डाउट ये है, देखो कहा गया सेकंड बाल बीइंग ब्लू, सेकंड गेंद के ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक डाउट ये है कि जो पहली वाली बाल थी वो किस कलर की थी, क्योंकि उसको रिप्लेस तो किया नहीं गया। तो जो पहली वाली बाल ड्रा की जा रही उसका कलर नहीं बताया गया। अगर ये भी बता दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बाल बीइंग ब्लू वाइल, जबकि फर्स्ट बाल वाज रेड कलर या फर्स्ट बाल वाज ब्लू कलर, तो यही क्वेश्चन बेस थ्योरम में चला जाएगा। अगर जो पहली वाली गेंद निकाली गई उसका भी कलर बता दिया जाए, क्वेश्चन यही रखा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बाल बीइंग ब्लू, सेकंड बाल के ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी अगर कह दिया जाए वाइल फर्स्ट बाल वाज रेड कलर या फर्स्ट बाल वाज ब्लू कलर, अगर फर्स्ट बाल का कलर बाद में क्लियर कर दिया जाए, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा दी जाए, थोड़ी सी लाइन बढ़ा दी जाए, केवल इतना बढ़ा दिया जाए कि फर्स्ट बाल वाज ब्लू कलर या फिर कह दिया जाए फर्स्ट बाल वाज रेड कलर, पूरी चीजें क्लियर हो जाएं, तो समझ जाओ क्वेश्चन किसका बन जाएगा? बेस थ्योरम का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक डाउट बचा हुआ है, डाउट वो है कि जो फर्स्ट वाली गेंद थी वो किस कलर की थी, ये क्लियर नहीं किया गया, जो पहली वाली बाल निकाली गई ये क्लियर नहीं किया गया। अगर ये क्लियर कर दिया जाए कि पहली वाली बाल किस कलर की थी, तो आप समझ जाओ कि क्वेश्चन किससे लग जाएगा? बेस थ्योरम से लग जाएगा। लेकिन एक चीज
ये है कि पहली वाली बॉल ब्लू हो सकती है, तो ब्लू बॉल अगर ड्रा हो रही है तो उसकी इवेंट घटना E1 हमने मान लिया, सपोज कर लिया। जो पहली वाली बॉल है वो रेड कलर की हो सकती है, उस घटना को हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया। उसको हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया। दूसरी वाली मतलब पहली वाली बॉल अगर ब्लू कलर की है तो इवेंट E1 है, अगर पहली वाली बॉल रेड कलर की है तो वो इवेंट क्या है, E2 है। लेकिन एक चीज़ आपको दिमाग में बसाना है कि जो पहली बॉल निकाली गई है उसको रिप्लेस नहीं किया गया, उसको वापस नहीं किया गया और फिर दूसरी निकाली गई। तो जब आप पहली बॉल निकाल रहे होंगे, देखिए जब आप पहली बॉल निकाल रहे होंगे तो टोटल 9 बॉल्स होंगी, टोटल तो 9 होगी। लेकिन जब आप दूसरी वाली ब्लू कलर की निकाल रहे हैं, पहली वाली का कलर नहीं बताया गया, नहीं तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर जब दूसरी वाली आप ब्लू कलर की निकाल रहे होंगे, लेकिन तब टोटल 8 ही होंगी। तब टोटल कितनी होंगी, 8। तब टोटल 8 होंगी। तब टोटल 8 क्यों होंगी, क्योंकि जो पहली बार में जो पहली बार में बॉल निकाली गई थी उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने आप में एक मायने रखता है क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और हमारे वीडियो में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब मिलेंगे। देखिए तो यहाँ पर PE1 का मतलब बॉल ड्रान इज ब्लू कलर, तो मतलब ब्लू कलर की बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी। ब्लू कलर की मतलब नीले रंग की गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो नीले रंग की कितनी है, 5 है और टोटल कितनी है, 9, 5, 4। PE2 रेड कलर की, पहली वाली बॉल ब्लू हो सकती है, तो अगर पहली वाली बॉल ब्लू होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 5/9 बनेगी। अगर पहली वाली बॉल रेड कलर की होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 4/9 बनेगी। पहली बार में कोई 1 बॉल इज ड्रॉन है, 1 बॉल इज ड्रॉन। पहली बार में कोई एक ही निकाली गई, अगर ब्लू निकाली गई होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 5/9। अगर रेड निकाली गई होगी तो 4/9। लेकिन दूसरी बार जो निकाली गई है वो ब्लू कलर की है, लेकिन जो पहली बार निकाली गई उसको रिप्लेस नहीं किया गया। तो अगेन लेट हमने क्या बताया था कैसे लगाते हैं। आप पिछला वाला वीडियो, पिछले 2 वीडियो आप देख लीजिए, जिसको इसमें कोई कुछ दिक्कत आ रही हो तो पिछले 2 वीडियो देख लीजिए जा करके, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन लेट सेकेंड बॉल इज ब्लू। सेकेंड, क्योंकि देखिए जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने आपको बताया था, इसी कहते पिछले, जिन्होंने पिछले 2 वीडियो ना देखे हो तो इसके पिछले वाले 2 वीडियो देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हमने कहा था अगेन में आप उसको लेट करो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल बीइंग ब्लू, तो अगेन लेट कर लिया सेकेंड बॉल इज ब्लू, इज द इवेंट ऑफ, सॉरी अगेन लेट, देखो अगेन लेट के बाद यहाँ थोड़ा छूट गया, ई इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग या इवेंट ऑफ ड्राइंग सेकेंड बॉल इज ब्लू। इज, चलो लैंग्वेज थोड़ी बन नहीं रही, साफ करके लिखते हैं। अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग सेकेंड ब्लू बॉल। अब सही बनी लैंग्वेज। देखिए अगेन लेट, ये अगेन लेट क्यों करते हैं हमने आपको बताया। जिसको कम समझ में आ रहा है इसके पिछले 2 वीडियो देख लीजिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। पिछले 2 वीडियो आप देख लेंगे, 100% क्लियर हो जाएगा। अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग सेकेंड ब्लू बॉल। हमने क्या बताया कि यहाँ पर कैसे पहचानते हैं, पिछले 2 वीडियो में आपको बता चुके हैं कैसे पता चलेगा। अभी इसमें भी बताया था कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन बेस थ्योरम का है कि क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का। तो हमने कहा है आप पिछले 2 वीडियोज देख लीजिए। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि डाउट, अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट बना रहे, पूरा डाउट क्लियर ना हो तो आप समझ जाओ कि ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। अगर सारे डाउट क्लियर हो जाए तो बेस थ्योरम का। यहाँ पर एक डाउट बना हुआ है कि जो फर्स्ट वाली बॉल है वो किस कलर की थी। सेकंड वाली बॉल की तो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, लेकिन फर्स्ट वाली बॉल किस कलर की थी। चलिए तो अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग सेकेंड ब्लू बॉल। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, PE/E2, सॉरी PE/E1। इसको पिछले 2 वीडियो जरूर देख लीजिए तो बढ़िया समझ में आएगा। P का मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, P मीन्स क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी, E सेकेंड ब्लू बॉल ड्रा करने की। देखो अपान में जो होता है वो गिवन होता है, नोन होता है, फाउंड होता है, ऑलरेडी आकर्ड होता है। हिंदी में बोले तो जो अपान में होता है वो दिया होता है, ज्ञात होता है, पता होता है या पहले से घटित हो चुका होता है। तो P का मतलब प्रोबेबिलिटी,
दूसरी ब्लू गेंद निकालने की अपान E1, जबकि पहली वाली भी ब्लू कलर की थी, जबकि पहली वाली भी ब्लू कलर की थी। P मतलब प्रोबेबिलिटी दूसरी ब्लू बॉल निकालने की, दूसरी ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड ब्लू बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी अपान E1 मतलब जो पहली वाली थी वो भी ब्लू कलर की थी, मतलब जब पहली वाली भी ब्लू कलर की थी तब दूसरी ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब बताइए P का मतलब प्रोबेबिलिटी सेकंड ब्लू बॉल ड्रा करने की, P प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, सेकंड वाली ब्लू बॉल ड्रा करने की, सेकंड में दूसरी बार में नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि नोन है E1 नोन है, मतलब ये पता है कि पहली वाली जो बॉल थी वो भी ब्लू कलर की थी, जो पहली वाली बॉल थी वो भी ब्लू कलर की थी, तो मतलब दूसरी बॉल में ब्लू कलर की गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहली वाली भी ब्लू थी। तो जब पहली वाली ब्लू थी तो अब ब्लू बची कितनी होंगी, अब ब्लू बची होंगी 4 और टोटल कितनी बची होंगी 8। क्यों, क्योंकि जब पहली वाली ब्लू थी तो उसको रिप्लेस तो किया नहीं गया, नॉट रिप्लेस्ड, वापस नहीं रखा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरी सेकंड वाली ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि E1 नोन है, मतलब ये नोन है कि पहली भी ब्लू थी, तो जब पहली ब्लू थी वो तो हट गई होगी, अब दूसरी जब ब्लू निकालेंगे तो ब्लू कितनी बची होंगी 4 और टोटल कितनी बची होंगी 8। फिर देखिए PE अपान E2, PE अपान E2, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, सेकंड में ब्लू बॉल निकालने की अपान E2 नोन है, E2 गिवन है, E2 फाउंड है, E2 ऑलरेडी आकर्ड है, E2 पाया गया, E2 घटित हो चुका है, E2 दिया गया। तो दूसरी बॉल में मतलब सेकंड ब्लू बॉल, दूसरी ब्लू गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी अपान E2, जबकि पहली वाली रेड कलर की थी, जबकि पहली वाली किस कलर की थी, रेड कलर की, मतलब दूसरी नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि E2 नोन है, ये नोन है कि पहली वाली रेड कलर की थी, दूसरी वाली ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी वाली नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ये नोन है कि पहली वाली रेड कलर की थी। तो अगर पहली वाली रेड कलर की थी तो इसका मतलब ब्लू पूरी 5 बची होंगी, लेकिन टोटल तो 8 ही बची होंगी। क्यों, क्योंकि जो पहली बाल में ड्रा कर ली है उसको वापस नहीं रखा गया, जो पहली बाल में ड्रा कर ली है उसको वापस नहीं रखा गया, जो पहली बार में निकाल ली उसको वापस नहीं रखा गया। तो P का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, सेकंड ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दूसरी बार में नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी अपान E2, जबकि पहली बार कैसी थी, रेड कलर की थी, जबकि पहली बार में तो जब पहली बार रेड कलर की थी तो ब्लू पूरी 5 बच गई होंगी, लेकिन टोटल कितनी बची होंगी 8, क्योंकि जो पहली रेड कलर की थी वो तो अलग हो गई होगी, तो यहाँ रेड तो 3 ही बची होंगी ना, रेड तो कितनी बची होंगी 3 ही बची होंगी। अब लिखोगे फ्रॉम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसके पहले के 2 वीडियो देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से किसकी प्रोबेबिलिटी, सेकंड बॉल बीइंग ब्लू, दूसरी नीली गेंद निकालने की, मतलब E की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं हमने आपको बताया था, इसीलिए कर इसके पिछले 2 वीडियो देख लीजिए। इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं, E1 से स्टार्ट करेंगे, PE1 PE अपान E1 प्लस PE2 PE बाई E2, बस 2 इवेंट्स है। PE1 की वैल्यू 5/9, PE अपान E1 की वैल्यू 4/8, PE2 की वैल्यू 4/9 और PE अपान E2 की वैल्यू 5/8। इसका आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, इसका कैलकुलेशन शायद अगर इसका आंसर मिल जाए, इसका आंसर आ रहा है, हाँ मिल गया, इसका आंसर आ रहा है भैया कितना, देखिए 5/9, इसको कैलकुलेट कर लेना 5/9 आएगा। 2 क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बताते हैं, इसके बाद बेस थ्योरम की तरफ लेके चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा हुआ है, बहुत गजब का क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे, क्योंकि हम हर बार बोल चुके हैं कि आगे मैथ आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं ना तो बच्चे छोड़ देते हैं, और हमारे वीडियो में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए कहते हैं आप विश्वास के साथ हमारे सारे वीडियो देखिए किसी भी चैप्टर के। कहा गया ए बैग कंटेन 2n+1 कॉइन्स, एक बैग में देखिए ये जैसे बैग है, बैग में सिक्के हैं,
बैग में कितने सिक्के हैं? टोटल 2n+1 कॉइन्स हैं। एक बैग में 2n+1 सिक्के हैं। इट इज नोन दैट n ऑफ दीज कॉइन्स हैव ए हेड ऑन बोथ साइड्स। इट इज नोन दैट मतलब ये पता है कि n ऑफ दीज कॉइन्स, इन सिक्कों में से n सिक्के ऐसे हैं जिनमें दोनों तरफ हेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हेड है। अच्छा बताइए, द रेस्ट ऑफ कॉइन आर फेयर। रेस्ट ऑफ मतलब शेष सिक्के, शेष सिक्के फेयर है मतलब साफ सुथरे हैं। साफ सुथरे मतलब जो जैसे होते हैं, जो मार्केट में होते हैं कि एक तरफ हेड एक तरफ टेल। बताइए, देखिए कहा गया ए बैग कंटेन 2n+। बहुत गजब का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और हमारे वीडियो आप देखिए, आप 100% सीख जाएंगे। कहा गया ए बैग कंटेन 2n+1 कॉइन्स। एक बैग में 2n+1 सिक्के हैं। इट इज नोन दैट, ये पता है, n ऑफ दीज कॉइन्स हैव ए हेड ऑन बोथ साइड, कि इन सिक्कों में से n ऐसे, n ऑफ दीज कॉइन्स, n ऑफ दीज कॉइन, इन सिक्कों में से n सिक्के ऐसे हैव ए हेड ऑन बोथ साइड्स, जिनमें दोनों तरफ हेड है। जैसे शोले मूवी में था, दोनों तरफ हेड, दोनों तरफ h है। द रेस्ट ऑफ कॉइन आर फेयर। शेष साफ सुथरे फेयर है। फेयर मतलब जिनमें दो, एक तरफ हेड होगा एक तरफ टेल होगा। अच्छा तो बताइए जरा, इधर देखिए टोटल कितने हैं? 2n+1। इसमें से बोथ हेड वाले कितने हैं? जिनमें दोनों तरफ हेड है, n है। तो रेस्ट मतलब फेयर कॉइन कितने होंगे? फेयर मतलब जो साफ सुथरे हैं, फेयर कॉइन, फेयर कॉइन। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 2n+1 में n माइनस कर दो तो कितना आएगा? n+1। मतलब n ऐसे सिक्के हैं, देखिए n सिक्के ऐसे हैं जिनमें दोनों साइड में हेड है, और n+ ऐसे हैं जो एक तरफ हेड एक तरफ टेल, जो फेयर कॉइन्स मतलब जो मार्केट में चलते हैं, जो अवेलेबल कॉइन्स होते हैं वो हैं। तो अच्छा बताइए कितने कॉइन्स? इसमें दोनों तरफ हेड वाले n है, तो जो रेस्ट ऑफ कॉइन मतलब जो शेष सिक्के हैं वो फेयर हैं। तो शेष मतलब कितने बचेंगे? n+1। तो आप कह सकते हो, देखिए कि बैग है, इस बैग में टोटल कॉइन्स कितने हैं? 2n+1 है। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 2n+1। उसमें से n ऐसे जिसमें बोथ हेड, बोथ साइड्स हेड, दोनों साइड हेड है, दोनों साइड हेड है, दोनों साइड है। और ये 2n+1 है टोटल, उनमें से n माइनस कर दो तो फेयर कॉइन्स कितने? n+1 फेयर कॉइन्स हैं। फेयर कॉइन्स का मतलब हो गया, फेयर कॉइन्स का मतलब हो गया एक तरफ हेड और एक तरफ टेल। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। n बोथ साइड्स हेड, दो n सिक्के ऐसे जिसमें दोनों साइड हेड है। तो टोटल सिक्के कितने हैं? 2n+1। 2n+1 में n ऐसे हैं जिसमें दोनों साइड हेड है, तो बचेंगे कितने? रेस्ट ऑफ कॉइन। रेस्ट ऑफ कॉइन का मतलब जितने बचे हुए सिक्के हैं। तो देखिए बचे हुए सिक्के कितने हो गए? 2n+1 है, 2n+1 में n ये माइनस कर दो तो बचे कितने? n+1। तो n+1 फेयर कॉइन्स हो गए। अब ए कॉइन इज पिक्ड अप, एक पहले सिक्का कोई निकाला जाता है। अब देखिए कोई एक सिक्का निकाला जाता है, कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि कैसे पता चलेगा कि ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का है। तो आप प्रीवियस 2 वीडियो जा कर के देख लीजिए, हमने आपको क्लियर किया है, क्लियर इसमें भी करेंगे, अभी भी क्लियर किया था कि जब क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें प्रोबेबिलिटी पूछी जाए और आपको लगे कि उस प्रोबेबिलिटी में सारी चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं, कोई ना कोई डाउट बचा करके रखा गया, एक डाउट बना हुआ है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये एक ट्रिक है पहचानने की, ये कोई रूल नहीं है, एक ट्रिक है कि जब आपको लगे कि क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई लेकिन पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, एक डाउट बचा हुआ है, संदेह बचा हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो टोटल प्रोबेबिलिटी से है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से है। और अगर कोई डाउट बचा नहीं हुआ है, वो डाउट क्लियर है बिल्कुल, तो आप समझ जाना कि बेस थ्योरम से है। पहले वाले वीडियो में मिक्सअप क्वेश्चन बताए थे, आप आगे इसके बाद में एक क्वेश्चन और बताएंगे, इसके बाद फिर बेस थ्योरम बताएंगे आपको। चलिए, तो कहा गया ए कॉइन इज पिक्ड अप, एक सिक्का निकाला जाता है, फ्रॉम द बैग, बैग से एक सिक्का निकाला जाता है, एंड इट टास्ड, पहले निकाला जाता है, अब पता नहीं कौन सा सिक्का निकाला गया हो,
फिर एंड इट टास्ट, पहले निकाला जाता है फिर उछाला जाता है। तो पहले देखिए हो सकता है तो दो घटना, अब कौन सा सिक्का निकाला जाता है तो क्लियर नहीं किया जा रहा है। तो हो सकता है वो दोनों साइड हेड वाला सिक्का हो, या हो सकता है कि फेयर कॉइन्स हो सकता है कि दोनों साइड हेड वाला सिक्का निकाला जा रहा हो, या हो सकता है कि फेयर कॉइन निकाला जा रहा है। तो देखिए तो ऐसे सपोज कर ले इवन सपोज कर ले, लेट कर ले टेकिंग आउट, मतलब टेकिंग आउट मतलब क्या हुआ, निकालना। टेकिंग आउट ए कॉइन हैविंग बोथ साइड्स हेड, एक सिक्का निकाला जाता है तो हमने सपोज कर लिया कि इवन क्या है, टेकिंग आउट ए कॉइन हैविंग बोथ साइड्स हेड, दोनों साइड हेड वाला सिक्का निकालना, ये घटना इवन है। इवन क्या है, टेकिंग आउट ए कॉइन, एक ऐसा सिक्का निकालना हैविंग बोथ साइड्स हेड, दोनों साइड हेड निकालना। हमने लेट कर लिया कि दोनों साइड हेड वाला सिक्का निकालना, दोनों साइड हेड वाला सिक्का निकालने की घटना इवन है, इवेंट इवन है। दोनों साइड जिसमें हेड है ऐसा सिक्का निकालने की जो इवेंट है, घटना है, वो इवन है। तो E2 क्या हो जाएगा, E2 क्या हो जाएगा, देखिए बहुत गजब का क्वेश्चन है भैया। टेकिंग आउट ए फेयर कॉइन मतलब जो इसमें एक तरफ हेड, मतलब इवन क्या है, दोनों साइड में हेड वाला सिक्का निकालना इवन है, दोनों साइड में हेड वाला सिक्का निकालना इवन हमने सपोज कर लिया, लेट कर लिया है, लेट कर लो यहां पर, लेट कर लिया है कि दोनों साइड में हेड वाला सिक्का निकालना इवन है, और फेयर कॉइन निकालना जिसमें एक साइड में हेड है एक साइड में टेल है, ऐसा कॉइन निकालना हमने सपोज कर लिया E2 है। ऐसा कॉइन निकालना हमने मान लिया क्या है, E2 है। क्योंकि यहां पर देखिए कहा नहीं गया है कि ए कॉइन इज पिक्ड अप। अब ए कॉइन इज पिक्ड अप में दोनों साइड हेड वाला भी हो सकता है भैया। अरे भैया ए कॉइन इज पिक्ड अप फ्रॉम द बैग, बैग से एक सिक्का निकाला जाता है, तो जो बैग से एक सिक्का निकाला जाता है वो हैविंग बोथ साइड्स हेड, दोनों साइड हेड वाला भी हो सकता है, दोनों, और फेयर कॉइन भी हो सकता है। तो इवन हमने सपोज कर लिया, इवन एक ऐसी इवेंट मान ली, इवन हमने एक ऐसी घटना मान ली कि दोनों साइड में हेड वाला सिक्का निकालना है। टेकिंग आउट ए कॉइन हैविंग बोथ साइड्स हेड, दोनों साइड में हेड वाला सिक्का निकालना, दोनों साइड में हेड वाला सिक्का निकालना, इसको हमने E1 समझ लिया, और फेयर कॉइन निकालना इसको हमने E2 समझ लिया। तो अब बताइए PE1 कितना आएगा, देखिए PE1 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किसकी, E1 की। E1 मतलब दोनों साइड हेड वाला कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी। P मीन्स प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी टेकिंग आउट ए कॉइन हैविंग बोथ साइड्स हेड, मतलब दोनों साइड हेड वाला कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, दोनों साइड में हेड वाला कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, दोनों साइड में हेड वाला कॉइन, दोनों साइड में हेड वाला कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फ्योरेबल अपॉन टोटल। तो दोनों साइड में हेड वाला कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों साइड हेड वाले कॉइन कितने बताओ, n है, और टोटल कितने हैं, यही 2n+1। अब PE2, P मतलब प्रोबेबिलिटी टेकिंग आउट ए फेयर कॉइन, फेयर कॉइन मतलब साफ सुथरा जो सिक्का होगा जिसमें एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होगा। तो P मतलब प्रोबेबिलिटी फेयर कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो फेयर कॉइन कितने बताओ, n+1, और टोटल कितने हैं, 2n+1। अब आगे अगेन किसको लेट करोगे, देखिए जब हमने कहा था कि डाउट बना रहे तब होता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब कहा गया निकाला गया एंड इट टास्ट, जो निकाला गया हो सकता है कि फेयर कॉइन निकाला गया, हो सकता है बोथ साइड हेड वाला निकाला गया हो, उसको उछाल दिया गया। इट टास्ट निकाला गया और इसे उछाला गया। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द टास्क रिजल्ट इज इन ए हेड, अच्छा इस बार प्रोबेबिलिटी दी गई, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी, आंसर 10 आना चाहिए। किस चीज की किस चीज की प्रोबेबिलिटी, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द टास्क रिजल्ट इन हेड, मतलब उछालने पर हेड मिलता है, उछालने पर हेड मिलना। पहले तो आप एक सिक्का निकालोगे फिर उछालोगे, पहले सिक्के को बैग से निकालोगे फिर उछालोगे, क्योंकि पहले पिकड अप करना है एंड इट टास्ट, इसके और फिर उछालना है।
पहले पहले बैग से निकालना है और फिर उसको उछालना है। पहले बैग से निकालना है, सिलेक्ट करना है, फिर उछालना है। तो बैग से निकालना तो दोनों साइड हेड वाला निकालना, E1 हो गया, दोनों साइड सॉरी फेयर कॉइन निकालना, E2 हो गया। अब उछालना है और उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, उछालने पर हेड आने की। तो अब दोबारा लेट कर लें, जैसे हमने बताया प्रीवियस 2 वीडियो आप देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगेन लेट, दोबारा लेट कर लें। अब दोबारा क्या लेट कर लें, हमने बताया था जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसी को दोबारा लेट कर लो। तो इसमें पूछी नहीं गई, इसमें तो दी गई है। तो अगेन लेट टास्क कॉइन रिजल्ट, अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ, ई इज द इवेंट ऑफ टास्क कॉइन रिजल्ट इन हेड। दोबारा मान लिया कि इज द इवेंट ऑफ, ई ऐसी घटना है कि टास्क कॉइन रिजल्ट इन हेड। मतलब देखो दोबारा किसको लेट करते हैं, अगेन किसको लेट करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसको हमेशा अगेन लेट करते हैं। लेकिन यहां पर गिवन है टास्क रिजल्ट इन ए हेड, मतलब उछाले गए सिक्के में हेड आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 31/42। उछाले गए सिक्के में हेड आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 31/42 है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, एन की वैल्यू बतानी, अनसर्टेन। तो अब अगेन क्या लेट करोगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तो इसमें तो गिवन है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, टास्क रिजल्ट इन ए हेड। तो मतलब टास्क रिजल्ट इन ए हेड मतलब जो सिक्का निकाला गया है, पहले तो सिक्का निकालने में क्या हो सकता है, E1 E2 क्यों, दोनों साइड हेड वाला या एक साइड हेड एक साइड टेल वाला हो सकता है। फिर उसको उछालना, फिर उसको उछालना, और उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 31/42 है। उछालने पर जो सिक्का निकला होगा, चाहे बोथ साइड हेड वाला हो, चाहे वन साइड हेड वन साइड टेल वाला हो, उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो लिखा नहीं, अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ टास्क कॉइन रिजल्ट इन हेड। क्या लिखा, दोबारा मान लिया गया है कि इज द इवेंट ऑफ, ये एक ऐसी घटना है कि टास्क कॉइन, सिक्का उछालने पर रिजल्ट इन हेड, हेड मिलना, सिक्का उछालने पर हेड मिलना, मतलब सिक्का उछालने पर हेड मिलने की जो इवेंट है उसको ई माना गया है। सिक्का उछालने पर जो हेड मिलेगा, सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी दी गई ना, तो सिक्का उछालने पर हेड मिलना, सिक्का उछालने पर हेड मिलने की जो घटना है उसको ई मान लिया गया। अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ टास्क कॉइन रिजल्ट इन हेड, मतलब दोबारा मान लिया गया है कि सिक्का उछालने पर हेड आने की घटना, सिक्का हिंदी में क्या बोलेंगे, सिक्का उछालने पर हेड आने की घटना ई है। सिक्का उछालने पर हेड आने की घटना ई है। सिक्का उछालने पर हेड आने की घटना ई है। सिक्का उछालने पर हेड आने की घटना ई है, मतलब अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ टास्क कॉइन रिजल्ट इन हेड। टास्क कॉइन रिजल्ट इन हेड, टास्क कॉइन रिजल्ट इन हेड मतलब जिस कॉइन को टास्क किया गया उसमें हेड आने की इवेंट, जिस कॉइन को टास्क किया गया उसमें हेड आने की इवेंट्स ई है। अब यहां पर लिखेंगे, देखिए PE/E1। अब P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, टास्क कॉइन रिजल्ट इन हेड मतलब उछाले गए सिक्के में हेड मिलने की। अपान में जो लिखा है E1, जो अपान में होता है वो नोन होता है, गिवन होता है, फाउंड होता है, ऑलरेडी आकर्ड होता है। मतलब जो अपान में होता है वो दिया गया होता है, पाया जाता है या घटित हो चुका है या पता है। तो P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, उछाले गए सिक्के, टास्क कॉइन रिजल्ट इन हेड, उछाले गए सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि ये नोन है कि वो E1 नोन है। E1 नोन का मतलब वो सिक्का कैसा है, बोथ साइड हेड वाला है, बोथ साइड हेड वाला है, बोथ साइड हेड वाला है। तो मतलब उछाले गए सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टास्क हुए कॉइन में, टास्क किए गए कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि वाइल वो सिक्का कैसा है, बोथ साइड हेड वाला है। E1 नोन है ना, जो अपान में वही नोन है, वही गिवन है। तो यहाँ पर नोन कौन है, E1 नोन है, E1 गिवन है। E1 मतलब टेकिंग आउट ए कॉइन, मतलब बोथ साइड हेड वाला, बोथ साइड हेड वाला सिक्का, बोथ साइड हेड वाला सिक्का निकालना ही E1 था। तो P का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी। E किसकी, टास्क कॉइन रिजल्ट इन हेड मतलब उछाले गए सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि नोन है कि वो सिक्का कैसा है, बोथ साइड हेड, बोथ साइड हेड, दोनों साइड हेड है। तो दोनों साइड हेड वाले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों साइड हेड वाले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/2 हो जाएगा। 2/2 क्यों, 2/2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड हेड है, टोटल चांस
2 और हेड आने के चांस भी 2, जब दोनों साइड हेड है तो 2/2 हो जाएगा। अब देखिए PE/E2, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसमें, टास्ड कॉइन रिजल्ट इन हेड, उछाले गए सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी अपान E2, जबकि वो फेयर कॉइन है, अपान E2 नोन है, E2 गिवन है, E2 पता है, तो मतलब उछाले गए सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टास्ड कॉइन में हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी अपान E2, जबकि टास्ड कॉइन कैसा है, फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन, तो फेयर कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फेयर कॉइन में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब लिखोगे फ्रॉम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, अब लिखोगे फ्रॉम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखिए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, किसकी प्रायिकता, रिजल्ट इन हेड, रिजल्ट इन हेड मतलब ई की प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसमें कैसे पहचानेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी का, तो यहाँ पर एक डाउट है क्या, कि जो पहली बार जो सिक्का निकाला गया है वो बोथ साइड हेड वाला है कि फेयर कॉइन है, ये क्लियर नहीं किया गया। हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो पता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो गिवन है, लेकिन ये नहीं पता कि जो सिक्का कौन सा था, बोथ साइड हेड वाला है कि फेयर कॉइन है। अगर यहाँ पर ये भी गिवन कर दिया जाए कि इट इज गिवन दैट कॉइन इज बोथ साइड हेड, या कॉइन इज फेयर कॉइन, या कॉइन इज फेयर कॉइन, अगर ये गिवन हो जाए तो यही क्वेश्चन बेस थ्योरम से लगेगा, बेस प्रमेय से लगेगा। हमेशा ध्यान रखिए, डाउट बचा हुआ है यहाँ पर। किस चीज का डाउट बचा हुआ है कि जो कॉइन निकाला गया, हेड आना तो पता हो गया, लेकिन वो कॉइन कौन सा था, हेड तो आया है तो ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है ये तो ठीक है, लेकिन वो कॉइन कौन सा है, बोथ साइड हेड वाला है कि फेयर कॉइन है, ये नहीं पता है। अगर ये भी गिवन कर दिया जाए, ये भी क्लियर कर दिया जाए कि नहीं इट इज गिवन दैट द कॉइन इज बोथ साइड हेड, द कॉइन इज बोथ साइड हेड या कॉइन इज फेयर कॉइन, तो फिर क्वेश्चन बेस थ्योरम से लग जाएगा, बेस प्रमेय से लगेगा। तो यहाँ पर PE, इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, ये सब सारी चीजें अगर बहुत ढंग से सीखना है तो प्रीवियस 2 वीडियो देख लीजिए। तो फार्मूला देखो, PE1 PE अपान E1 PE2 PE अपान E2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए गिवन है, इस बार PE की वैल्यू प्रोबेबिलिटी गिवन है, कितना है 31/42। PE1 की वैल्यू n अपान 2n+1, PE अपान E1 की वैल्यू 1। ये 1 कैसे आया था, दोनों साइड हेड होगा तो टोटल चांस भी 2 और फेवरेबल चांस भी 2। PE2 की वैल्यू, PE2 ये वैल्यू है, और PE अपान E2 की वैल्यू 1/2। अब देखिए ये हो जाएगा 31/42, इससे 1 अपान 2n+1 कॉमन कर लीजिए इतना, तो यहाँ पर बचेगा n और इसमें बचेगा n+1/2। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू आएगी, सॉल्व सभी लोग कर लेंगे, देखिए सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू 10 आएगी, ये 10। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक क्वेश्चन और बताते हैं NCERT एग्जाम्पलर, एक और बताते हैं, इसके बाद बेस थ्योरम के क्वेश्चन, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखिए ये NCERT एग्जाम्पलर बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, NCERT एग्जाम्पलर का बहुत ही गजब का क्वेश्चन। NCERT एग्जाम्पलर अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए गौर से देखिएगा, जबकि देखने में ही टफ है, समझेंगे तो बहुत सरल है। 3 बैग्स हैं, 3 बैग हैं, पहले वाले बैग में 3 रेड कलर, 3 रेड बाल है, 3 लाल बाल हैं पहले वाले बैग में। बैग सेकेंड जो दूसरा बैग है उसमें 2 रेड, 2 लाल है एंड 1 वाइट और 1 सफ़ेद है। बैग थर्ड जो तीसरा बैग है उसमें 3 वाइट है, मतलब इसमें रेड वाली नहीं है। देखो इसमें केवल रेड वाली ही है तो वाइट नहीं है, इसमें रेड भी हैं, 2 रेड है और 1 वाइट है। तीसरे वाले बैग में वाइट वाली रेड वाली नहीं है। कहा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट बैग आई विल बी चूजन। अब आई का मतलब क्या हुआ, बहुत है, देखिए NCERT अच्छे क्वेश्चन। आई का मतलब, आई की यहाँ 3 वैल्यू होंगी, देखो 1 2 3। देखो जैसे लिखा प्रोबेबिलिटी दैट बैग आई विल बी चूजन की, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आई वाला बैग चुना जाएगा। तो अब इसका मतलब बता दें, देखो आई वाला बैग चुना जाएगा, आई की वैल्यू क्या है 1 2 3, तो आई की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब पहला बैग चुना जाएगा।
अगर i की वैल्यू 2 हो जाए तो दूसरा बैग चुना जाएगा, अगर i की वैल्यू 3 हो जाए तो तीसरा बैग चुना जाएगा। देखो लिखा नहीं प्रोबेबिलिटी दैट बैग i विल बी चूजन, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि i वाला बैग चुना जाएगा। तो i वाला कौन हो सकता है? अगर i की जगह 1 हो जाए तो पहला बैग चुना जाएगा, अगर i की वैल्यू 2 हो जाए तो दूसरा बैग चुना जाएगा, अगर i की वैल्यू 3 हो जाए तो तीसरा बैग चुना जाएगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी दैट बैग i विल बी चूजन, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि i वाला बैग चुना जाएगा। अगर आपसे कोई कह दे i वाला बैग कौन सा होगा तो आप यहां से देखिए i की वैल्यू क्या है 1 2 3, तो अगर i की वैल्यू 1 हो जाए तो पहला बैग चुना जाएगा, अगर i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो दूसरा बैग चुना जाएगा, अगर i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो तीसरा बैग चुना जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट बैग i विल बी चूजन एंड ए बाल इज सिलेक्टेड फ्रॉम इट, i वाला बैग चुना जाएगा और उससे एक बाल सिलेक्ट की जाएगी, इज i बाई 6। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? i वाला बैग चुने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? i बाई 6 है। आप कहते ये क्या हुआ? i वाला बाल चुने जाने की प्रोबेबिलिटी i बाई 6 है, तो i बाई 6 है ना। देखो i वाला बाल चुने जाने की प्रोबेबिलिटी, देखो किस चीज की प्रोबेबिलिटी, इधर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग या चूजिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग या कह सकते हो चूजिंग, चुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग i बैग इज i बाई 6। i वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी i बाई 6 है। इसका मतलब समझ पा रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए घुमा घुमा के पूछा जाता है। i वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी i बाई 6 है, मतलब फर्स्ट वाला बैग अगर i की जगह 1 कर दें मतलब फर्स्ट वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 1 बाई 6 हो जाएगी, सेकेंड वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2 बाई 6 हो जाएगी, थर्ड वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, अगर i की जगह देखो अगर i की जगह 1 ले लें तो इसका मतलब पहला बैग हो जाएगा, तो जब i की जगह यहाँ 1 लोगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो मतलब पहला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 बाई 6, 1 बाई 6। अगर i की जगह 2 ले लें तो i की जगह अगर 2 ले लें तो सेकंड बैग हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो सेकंड बैग चुने जाने की प्रोबेबिलिटी 2 बाई 6 हो जाएगी। अगर i की जगह 3 ले लें तो यहाँ 3 मतलब थर्ड वाला बैग हो जाएगा, थर्ड वाला बैग तो यहाँ 3 बाई 6 मतलब थर्ड वाले बैग के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3 बाई 6 हो जाएगी। मतलब ये होगा, देखो अब यहाँ पर हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी आप थोड़ा समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग या चूजिंग i की जगह 1 ले लो मतलब फर्स्ट बैग, तो कितना हो जाएगा? यहाँ भी i की जगह 1 लिया तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, मतलब 1 बाई 6। मतलब देखो पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 बाई 6, दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2 बाई 6 और तीसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3 बाई 6 हो जाएगी। पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, पहले i की जगह अगर 1 लोगे, i की जगह अगर 1 लिया जाए तो पहला बैग होगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 बाई 6 हो जाएगी और दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 2 बाई 6 हो जाएगी और तीसरे बैग को चुनने की चूज करने की प्रोबेबिलिटी 3 बाई 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग 1 बाई 6। अगर इसी जगह कह दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सेकेंड बैग तो हो जाएगा 2 बाई 6। अगर कह दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग थर्ड बैग तो हो जाएगा 3 बाई 6, 3 बाई 6। समझ गए होगे ना? i का मतलब समझ गए? i का मतलब फर्स्ट 1 2 3, i अगर 1 होगा तो पहला बैग होगा, i अगर 2 होगा तो दूसरा बैग होगा, i अगर 3 होगा तो तीसरा बैग होगा। तो पहले बैग के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 बाई 6, क्योंकि i की जगह 1 लोगे तो 1 बाई 6। तो अगर यहाँ पर i की जगह 1 लोगे तो पहला बैग बनेगा, तो यहाँ भी 1 लोगे तो 1 बाई 6, मतलब पहला बैग चूजन प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 बाई 6। यहाँ पर i की जगह 2 लोगे तो यहाँ भी 2 लोगे, मतलब सेकंड बैग चूजन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2 बाई 6। यहाँ i की जगह 3 लोगे मतलब तीसरा बैग, तो यहाँ पर 3 बाई 6, मतलब पहले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1 बाई 6। इसी को PE1 समझ लो, इसी को PE1 समझ लो। दूसरे बैग को चूजन करने की प्रोबेबिलिटी, इसी को PE2 समझ लो। प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है, सीधे प्रोबेबिलिटी है।
तो पहले बैक को चुने जाने की, चूज करने की प्रोबेबिलिटी PE1 लेट कर लिया 1/6, दूसरे बैक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी PE2 2/6, आई की जगह 2 हो जाएगा तो दूसरा बैक हो जाएगा तो यहाँ 2/6, आई की जगह 3 कर देंगे, तीसरा बैक तो 3/6, तीसरा बैक सिलेक्ट करने की या चूज करने की प्रोबेबिलिटी PE3 3/6। अब कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए रेड बॉल इज सिलेक्टेड, अगेन लेट E is the event of selecting red ball. Selecting red ball. Again let E is the event of. अब देखिए यहाँ पर डाउट क्या है, कैसे पता चलेगा कि बेस्ड ये लाभ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है। लाभ टोटल प्रोबेबिलिटी हिंदी में बोलेंगे संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का, तो हम आपको पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं वैसे। तो यहाँ पर डाउट क्या है, इस चीज का डाउट है कि देखिए एक चीज तो क्लियर हो गई कि रेड बॉल है, लेकिन वो रेड बॉल किस बैक की है, फर्स्ट की है कि सेकंड की है, थर्ड की। अगर ये क्लियर कर दिया जाए इस क्वेश्चन में कि वो रेड बॉल जो है वो फर्स्ट बैक से है, अगर क्लियर कर दिया जाए कि जो रेड बॉल सिलेक्ट हो रही है वो फर्स्ट बैक से है, तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन जाएगा। या क्लियर कर दिया जाए कि सेकंड बैक से है, तब भी बेस थ्योरम का बन जाएगा। अगर ये क्लियर कर दिया जाए कि थर्ड बैक से है, तब भी बेस थ्योरम का बन जाएगा। तो अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल सिलेक्ट करने की इवेंट जो है ई है। अब यहाँ पर लिखेंगे PE/E1। P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी, रेड बॉल सिलेक्ट होने की, अपान E1 पहले बैक से। तो पहले बैक से देखो P प्रोबेबिलिटी, E किसकी, रेड बॉल सिलेक्ट होने की, अपान E1 किसकी मतलब, E1 मतलब फर्स्ट बैक से। तो फर्स्ट बैक से रेड बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट बैक से रेड बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट वाले में रेड कितनी है 3 और टोटल भी 3 है, ये आएगा PE/E2। देखिएगा PE/E2, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी, रेड बॉल सिलेक्ट होने की, अपान E2 मतलब सेकंड बैक से, E2 मतलब सेकंड बैक से। तो सेकंड बैक से रेड बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड में रेड कितनी है 2 है और टोटल 3 है क्योंकि 1 और 2। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा PE/E3। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल सिलेक्ट होने के, अपान E3 तीसरे बैक से, तीसरे बैक से रेड बॉल, तो तीसरे में रेड है नहीं लेकिन टोटल 3 है तो 0 आएगा। अब देखिए वही लिखोगे फ्रॉम द लाभ टोटल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर एक डाउट है कि वो रेड बॉल किस बैक से है, ये क्लियर नहीं किया गया। रेड बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो कैसे लिखोगे देखो PE1 PE/E1 PE2 PE/E2 PE3 E/E3। देखिए तो PE1 की वैल्यू 1/6, E/E1 की वैल्यू 1, PE2 की वैल्यू 2/6, PE/E2 की वैल्यू 2/3, PE3 की वैल्यू 3/6 और E/3 की 0। देखिए तो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 2 3 जा, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 2/9, ये 0। देखिए 18 एलसीएम 6 3 जा 9 2 जा 2 2 जा 4, ये आया 7/18। मतलब रेड बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 7/18। अच्छा रेड बॉल नॉट सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी, इधर देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नॉट रेड बॉल, रेड बॉल सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/18। तो रेड बॉल सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 7/18 11/18 आएगा। तो यही हो जाएगा व्हाइट बॉल की, यही व्हाइट बॉल की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब 2 ही कलर की बॉल है रेड और व्हाइट, तो अगर रेड सिलेक्ट नहीं हो रही इसका मतलब कौन सी सिलेक्ट हो रही, व्हाइट सिलेक्ट हो रही। अगर रेड का ना सिलेक्ट होना मतलब किसका सिलेक्ट होना, व्हाइट का। क्यों, जब आपके पास 2 ही कलर की बॉल है, आप सोचिए रेड कलर की है और व्हाइट कलर की है। अब कह दिया जाए एक बॉल सिलेक्ट हो रही लेकिन रेड नहीं है, एक बॉल सिलेक्ट तो हो रही लेकिन रेड नहीं है, मतलब किस कलर की होगी, व्हाइट कलर की ही तो होगी।
देखो दो कलर की बाल है आपके पास, रेड कलर की है, व्हाइट कलर की है। रेड कलर की नहीं सिलेक्ट हो रही तो रेड कलर का ना सिलेक्ट होना मतलब किसका सिलेक्ट होना? व्हाइट का ही तो सिलेक्ट होना हुआ भैया। रेड कलर का ना सिलेक्ट होना मतलब किसका सिलेक्ट होना? व्हाइट का सिलेक्ट होना। रेड कलर के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब व्हाइट कलर के सिलेक्ट, जो रेड कलर के नॉट सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी है वही व्हाइट कलर के सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि रेड व्हाइट दो है, तो अगर रेड नहीं सिलेक्ट हो रही है तो इसका मतलब कौन सिलेक्ट हो रही? व्हाइट ही तो रेड का ना सिलेक्ट होना मतलब व्हाइट का सिलेक्ट होना, तो यही व्हाइट कलर के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर देखिए आपको लगा हो कि हम वाकई में आपके लिए मेहनत करें तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट्स करिए, शेयर करिए। ये सब केवल आप लोगों की वजह से बता रहे कि आप लोग अच्छा से अच्छा पढ़ें। जो आपको डर है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, वो डर आपके अंदर से निकल जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बेस थ्योरम के ही क्वेश्चन बताएंगे, केवल बेस थ्योरम के। देखिए इसका हमको पता है कि इसके वीडियो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या होता है कि फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वाकई मेहनत कर रहे हैं, एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, पूरा से पूरा पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।